हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि सरकारें एक बार अगर कुछ तय कर लें तो फिर उसको पूरा करने के तमाम तर्क और वजहें ढूंढ ली जाती हैं और सरकारी अमला फिर पूरे जी जान से उसे पूरा करने पर लग जाता है, चाहे उसमें फिर किसी भी तरह की बाधा हो, किसी भी तरह की जनहानि या मान संसाधन से जुड़ी दिक्कतें जुड़ी हों, फिर वो चीज़ें उतना मायने नहीं रखती हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में भी ये बात कही जा सकती है। केन बेतवा लिंक परियोजना नदियों के गठजोड़ का एक महाप्रयोग है। अपने आप में दो नदियों को जोड़ने की एक बड़ी महत्वाकांक्षी ये परियोजना है जो पहली बार इस देश में शुरू की गई है और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी खुद इन्वॉल्व हैं। उन्होंने साल 2024 में इसका उद्घाटन खजुराहो में किया था इस परियोजना का, और तभी ये तय हो गया था कि अब यह परियोजना अपने आकार लेकर अपना अमली जामा इसको पहनाया जाना तय हो चुका है। साल 2005 में पहली बार इस योजना को लेकर आगे बातचीत राजनीतिक स्तर पर बढ़ी थी, जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ था। उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर, और इन दोनों के बीच में ये समझौता पहली दफा हुआ था और तब से ये परियोजना लगातार रुकते बढ़ते धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और अब इसमें काफी तेजी आ चुकी है। आज हमारे साथ वो जो अनोखे प्रदर्शन हो रहे हैं, जो विरोध हो रहे हैं, जो उनके हक की बात हो रही है आदिवासी और ग्रामीणों की, जो इसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे अमित भटनागर जी से हमारे साथ हैं। अमित आज हमारे स्टूडियो में। सरकार का ये कहना है कि इससे इस पूरे इलाके में, जो कि बहुत बड़ा इलाका, पथरीला सूखा इलाका भी है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी की स्थिति नहीं बन पाती है, अगर ये दोनों नदियाँ जुड़ जाती हैं आपस में तो वहाँ पर हरियाली आएगी, सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी, पीने के पानी का एक बहुत बड़ा संकट है वो दूर हो जाएगा। तो फिर इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप सरकार से अलग राय क्यों रखते हैं और क्यों चाहते हैं कि इस मामले में सरकार इस तरह से आगे न बढ़े जैसे आगे बढ़ रही है? एक तो ये नदी जोड़ परियोजना है, तो नदी जोड़ परियोजना मतलब जब दो चीज़ों को जोड़ा जाता है तो बेतवा का पानी कैन में भी आएगा और कैन का पानी बेतवा में भी जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये कैन नदी को ख़त्म किया जा रहा है और कैन के पानी को बेतवा में ले जाया जा रहा है और कैन में अधिशेष पानी है, सरप्लस पानी है। तो ये किसने कहा? कोई वैज्ञानिक अध्ययन तो होगा, स्टडी तो होगी, कोई हाइड्रोलॉजिकल सर्वे तो होगा, वो रिपोर्ट सरकार रख दे। भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली परियोजना हो जाइए। एक तो आपने कहा कि केन के सरप्लस पानी की बात हो रही है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ऐसी कोई स्टडी है कि केन में सरप्लस पानी है। और दूसरी बात आपने कही कि इससे केन सूख जाएगी, थोड़ा सा इसको हमें समझाइए। कैन नदी 500 मीटर की ऊंचाई पे है समुद्र तल से और बेतवा जो है 567 ज्यादा ऊंचाई पे है। तो एक नीची नदी का पानी ऊपर ऊंची नदी में डालना, एक छोटी नदी का पानी ऊपर की नदी में डालना, उस नदी को उस जगह रोकना जहां पन्ना रिजर्व टाइगर का कोर एरिया है, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रिजर्व टाइगर है, जहां सबसे ज्यादा पेड़ हैं, बुंदेलखंड के फेफड़े कहलाते हैं। बुंदेलखंड जो जलवायु परिवर्तन से सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। बुंदेलखंड में सीमित आदिवासी संख्या है, लेकिन वो आदिवासी बहुल गांव को उजाड़ना हमेशा के लिए जो जलमग्न हो जाएंगे, वहां पर गिद्ध काफी बड़ी संख्या में है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, ऐसी कई प्रजातियां, ऐसी कई जनजातियां, ऐसे कई वृक्ष, ऐसे कई चीजों को आप संकट पे डाल रहे हैं, जबकि आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि ये अधिशेष एक्स्ट्रा पानी है। कितनी आबादी है जो इससे प्रभावित हो रही है? सरकार का ये कहना है कि 7100 कुछ परिवार, लेकिन सरकार के पास सर्वे सही नहीं है ना। बहुत सारे लोग छूट रहे हैं उस सर्वे में और पूरक सूची में भी कुछ और परिवार आए हैं। मेरा ये मानना है कि इसमें लगभग 22,000 लोग जो है सीधे उजड़ रहे हैं, अपनी जमीन से जड़ से उखाड़ के फेंके जा रहे हैं। ठीक बात है ना। मैं फेंके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उनकी आपने सहमति नहीं ली। ये तो बहुत शुरुआती बाध्यता है कि जनसुनवाई हो और ग्राम सभा हो, ताकि इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट में बिना उसकी सहमति के इस तरह के प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकते हैं।
जनसुनवाई की बात अलग, ग्राम सभा नहीं हुई, नोटिस नहीं दिए गए हमको। जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो हमको सुना भी नहीं जाता है, और लेकिन जब हमारा आंदोलन बड़ा होता है, तीव्र होता है, तो ये अगर हमको सुनते भी हैं तो झूठे आश्वासन दे देते हैं। आज तक हमको परियोजना से संबंधित बात, दूसरी चीज तो छोड़िए, दस्तावेज तक नहीं दिए गए हैं, जबकि कि 5 बार इन्होंने हमको लिखित में दिया है कि हम 5 दिन में दे देंगे, 10 दिन में दे देंगे, 7 दिन में दे देंगे। मुआवजे का क्या घोषणा थी सरकार की तरफ से? सरकार का जो कहना है कि 90% लोगों को मुआवजा दे दिया है। आपका अपना आंकड़ा? लेकिन मेरा जो आकलन है वो ये है कि 40% लोगों को इन्होंने मुआवजा नहीं दिया है। नहीं दिया। जो पन्ना का पूरा वन्य जीवन है, उसके पुनर्वास की क्या व्यवस्था है, या उसके पुनर्वास का क्या रोड मैप दिया है इन लोगों ने? अभी उसका कोई स्पष्ट रोड मैप उन्होंने नहीं दिखाया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि यहाँ से हम ऐसा कॉरिडोर बना देंगे कि टाइगर यहाँ से, यहाँ के टाइगर वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के यहाँ आ सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि बीच में बड़े बड़े शहर पड़ रहे हैं तो ये संभव नहीं है, और ये दिखता भी नहीं है मुझे संभव। और ये लगता है कि आने वाले समय में जैसे गिद्धों का है तो उनके घोंसले हमेशा के लिए डूब जाएंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे, है ना। वो पूरी गुफाएं हैं और ये सब है, उसमें हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएंगी। आपका अपना जो मामला रहा, जो कि केसेस दर्ज हुए, उसमें एक केस है कि आप टाइगर कोर जोन में जाने का आरोप लगा आपके ऊपर, और जेल में भी आपको शायद उसके बाद डाला उन्होंने। 6 तारीख से ये शुरू हुआ था, 6 फरवरी से। तो मुझे 8 तारीख को बीच में रोका गया था, और मेरे को ये कहा गया था कि पहले लालच दी गई कि आप क्यों परेशान हो, आप भी बताइए क्या काम करना है, क्या करना, आप भी बताइए, मतलब आप भी कमाइए, हमें भी कमाने दीजिए। तो हम लोगों ने ये कहा कि कमाई के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, लेकिन लोगों का जीवन बर्बाद करके हम कमाए तो इतना हम गिरे हुए लोग नहीं हैं। फिर कुछ अपना हमदर्दी वाले लोग रहते हैं जो वहाँ उच्च अधिकारियों के निर्देश पे काम करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका कैरियर ये लोग खराब कर देंगे। इस परियोजना को लेकर आप लोगों ने किसी तरह की कोई लीगल लड़ाई की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी कुछ चल रही, या उसका कुछ स्टेटस क्या है, अभी बता सकते हैं? कई बार हमने कोर्ट जाने की सोची तो अधिकारियों ने बात करके हमको कागज़ देने की जगह इसका बात टालने की भी बहुत कोशिश हुई। और कई बार हमको इन्होंने ये भी बुलाया कि आपके पास कितने कागज़ हैं, आप लेके आ जाइए, बाकी जो नहीं होंगे वो हम दे देंगे। इस बहाने बुलाया, और हमारे वो जो कागज़ हमारे पास थे, हम तो सीधे साधे लोग हैं, गांव के आदिवासी सीधे लोग, तो वहाँ गए तो वो जो कागज़ थे हमारे, उन्होंने कहा देखते हैं, लाते हैं, फिर वो कागज़ ही छीन लिए, वो कागज़ ही नहीं दिए हमको। ये जो विरोध के बड़े अनोखे और मौलिक तरीके हैं, जिसमें लोग अपनी चिताओं को बनाकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं, फांसी के फंदे पर लटकने का वो कर रहे हैं, ये सब विचार कैसे आया, और क्यों आपको लगा कि इस तरह की चीज़ें करना ज़रूरी है इस विरोध प्रदर्शन में? हम क्या करें, मतलब हमको कुछ सूझ नहीं रहा था। हमको लग रहा था कि क्या करें, हमको लग रहा था कि हमारी ज़मीन ली, अब हमारी जान भी ले ले सरकार, क्योंकि पानी रोक दिया, खाना रोक दिया, मीडिया का आना रोक दिया, तो क्या करें, जान ले ले। तो जान से समझ में आया कि चलो अपन चिता पे लेट जाते हैं और सरकार से कहते हैं कि तुम आओ और इसमें आग लगा दो। अब